नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल। दिल्ली हिंसा की आग की आंच अब तक महसूस की जा रही है। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन प्रश्न की लंबी फहरिस्त के साथ हिंसा मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन पहला सवाल कि दंगे में और कितने आरोपी हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि महज 10 से 15 मिनट में ही हजारों की भीड़ कहां से जमा हो गई और मामला क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बड़ा एक और सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली में हनुमान जयंती पर हिंसा और रामनवमी पर दूसरे कई शहरों में सांप्रदायिक उत्सव में हिंसा में कोई कनेक्शन तो नहीं। बहस में हम इन्हीं सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए दिल्ली दंगे पर हमारी ये रिपोर्ट। शनिवार की शाम दिल्ली के जहांगीरपुरी से आए जिस मंजर से देश का सामना हुआ, उसने हर किसी को सन्न कर दिया। भारत की राजधानी के एक इलाके में घंटे भर से भी कम वक्त की ये तस्वीरें न सिर्फ दहशत पैदा करती हैं, बल्कि सवालों का एक पुलिंदा भी खड़ी करती हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा, दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा, गृह मंत्रालय को जवाब देना होगा। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान आरोप है कि एक पक्ष ने पथराव शुरू किया, जिसके बाद जहांगीरपुरी में हालात कुछ देर के लिए काबू से बाहर हो गए। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली हिंसा के तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर मौके पर भीड़ के उन्माद की गर्मी का खौफनाक नतीजा। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली हिंसा की जांच फिलहाल कितनी रफ्तार से है और कहां तक पहुंची है। अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई हैं, वो सभी नामजद हैं। 14 गिरफ्तार आरोपियों में से 2 मुख्य आरोपियों में एक का नाम अंसार जबकि दूसरे का असलम है। पुलिस के मुताबिक असलम ने गोली चलाई थी और अंसार ने सबसे पहले पत्थरबाजी शुरू की थी। जांच में यह भी बात सामने आई है कि पूरा मामला 10 से 15 मिनट के भीतर ज्यादा बिगड़ा। जो हम लोग जितने हमारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियो का जो फुटेजेस है या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो बेसिस है, इन तमाम एंगल से हम काम कर रहे हैं और जो कोई भी इस अप्रिय घटना में, इस अनफॉर्चुनेट दंगे के इंसिडेंट में लिप्त पाया जाएगा और पाया जा रहा है, उन सब के ऊपर कड़ी प्रोफेशनल कानूनी कार्रवाई होगी। महज 10 से 15 मिनट के कम वक्त में ही बेहिसाब भीड़ जुटाने के पीछे वजह को भी पुलिस खंगाल रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इलाके में पहले से ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो सक्रिय नहीं था। सोशल मीडिया में संदेशों के आदान प्रदान को भी खंगाला जा रहा है। साथ ही पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। क्या शोभा यात्रा में शामिल लोगों के पास भी लाठी और तलवार थी, इसका आकलन भी किया जा रहा है। दिल्ली हिंसा की सारी परतों को खोलने के लिए कम से कम 10 टीमों को काम पर लगाया गया है। देखिए, कल जो अप्रिय घटना हुई थी उसके रेफरेंस में हम लोगों ने केस दर्ज किया था। उसके बाद सारी रात जो इंटायर दिल्ली पुलिस की जो टीम है और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम है, इसने काम किया और हमने जो एसेलेंट्स हैं, जो एग्रेसर्स हैं, जो दंगाई हैं, उनका हमने आइडेंटिफिकेशन किया और अब तक हमने 14 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। उसमें जो मेन सरगना है वो भी इन्वॉल्व है और दूसरा जिसने गोली चलाई थी उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको भी हमने रिकवर किया। बड़ी खबर यह है कि 14 आरोपियों में शामिल असलम और अंसार के बीच साजिश के तार जोड़ने की जांच भी शुरू हो गई है। अंसार पर पहले से ही 7 एफआईआर दर्ज हैं और वो एक हिस्ट्री शीटर है। जहांगीरपुरी हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें असलम और अंसार भी शामिल हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियोस की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके जांच के दायरे में सभी वीडियो हैं और जो कोई भी इस पूरे मामले में, इस हिंसा में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फिलहाल दिल्ली हिंसा और रामनवमी में देश के कई शहरों में बवाल के तार को जोड़कर दिल्ली पुलिस नहीं देख रही, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि क्या रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन हिंसा और उपद्रव का कोई कनेक्शन तो नहीं? क्या दोनों एक ही साजिश का नतीजा तो नहीं? क्या देश में कोई टूल किट
दंगे के पीछे तो काम नहीं कर रहा। अरविंद ओझा और श्रेया चैटर्जी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हमारे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला जी बीजेपी, आतिशी मारलेना जी आम आदमी पार्टी, मुकेश शर्मा जी कांग्रेस, ओपी सिंह जी फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। आप चारों को नमस्कार, चारों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। मुकेश शर्मा जी, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी और आतिशी जी से हम शुरुआत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो तो केंद्र सरकार के अधीन है, होम मिनिस्ट्री के अधीन है, और बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली सरकार की नाकामी इस तरह का दंगे का परिणाम है। लेकिन आप, क्योंकि दिल्ली के पुराने निवासी भी हैं मुकेश शर्मा जी, नेता भी हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं, क्या लगता है आपको क्यों आखिर दिल्ली एक बार फिर से इस चिंगारी को भड़का देती है और ये दंगे के रूप में हमारे सामने आता है? देखिए, ये बहुत संवेदनशील विषय है और मैं एक बात स्पष्ट तौर पर, इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, मैं दिल्ली के तमाम नागरिकों से, सभी फिरके के लोगों से हाथ जोड़ के कांग्रेस पार्टी की ओर से अपील करता हूं कि दिल्ली में शांति सबसे पहली चीज है और दिल्ली में शांति स्थापित रहनी चाहिए और किसी भी पक्ष को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे उकसाया जाए और बाकायदा इस मामले में कानून का सहयोग करना चाहिए। और मैं पुनः दिल्ली के लोगों से शांति की अपील करता हूं। कल भी रात को मैं आपके चैनल पर लाइव था, कल भी मैंने अपील की थी। दूसरी बात, मैं एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, हम किसी भी हिंसा करने वाले का पक्ष लेने के लिए यहां पर नहीं बैठे हैं। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसको लेकर किसी को दो मत नहीं है। कोई भी कानून सम्मत बात करने वाला इंसान और कोई भी सेकुलर इंसान इस बात की इजाजत नहीं देगा कि यदि मैं हिंसा करता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इसको लेकर कोई शंका और शुबा नहीं है। लेकिन एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आदरणीय सम्माननीय विक्रम सिंह जी यहां पर बैठे हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश में, उनको सुनता रहता हूं, वो बहुत बैलेंस पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड उनका रहा है। और दीपेंद्र पाठक साहब माफ करना, नहीं ठीक है। और दीपेंद्र पाठक जी मेरे डीसीपी रहे हैं, वो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो बहुत संजीदगी से काम करते हैं। मैं दो तीन चीजें क्लैरिफिकेशन चाहता हूं आज, और ये देश के लोगों को जानने का अधिकार आज है क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील विषय है। मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं, उन्होंने हरिद्वार में एक स्पीच दी और कहा कि हम अहिंसक हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अहिंसा के साथ साथ लाठी लेकर चलना बहुत जरूरी हो गया है। अब आप अहिंसावादी हैं और लाठी साथ लेकर चलेंगे, ये डेफिनेशन मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात मैं क्लैरिफिकेशन ये चाहता हूं मुकेश जी कि क्या तलवार, मुकेश जी एक हथियार, एक मिनट मुकेश जी सुनिए, तलवार, मुकेश जी एक सेकंड, सर बहुत सम्मान के साथ मुकेश जी, आज क्यों ना हम उन कारणों पर चर्चा करें। देखिए, अब ये तो आप ये कह रहे हैं कि किसी के बयान से, सुनिए ना सर, सर दिल्ली पे आ जाइए ना, क्यों किसी के ये, तो फिर तो सर बहुत बात निकलेगी, तो बहुत दूर तक जाएगी, खबरें खुदेंगी तो गड़े मुर्दे निकाले जाएंगे, तो पता नहीं क्या होगा। अरे आप मुझे बोलने तो दें, मैं दिल्ली पे जा रहा हूं भाई। देखो, मैं दिल्ली का जिम्मेदार नागरिक हूं। मैंने पहले कहा कि पुलिस अपना काम करे और पुलिस को काम करना चाहिए, और दिल्ली पुलिस को बाकायदा श्रेय है इस बात का कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की है और आज दिल्ली कंट्रोल में है। इसको लेकर कोई शक शुबा मुझे नहीं है। मैं एक बात बड़े साफ तौर पर कहना चाहता हूं, रिवॉल्वर से गोली चली, जिसने गोली चलाई पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, वेलकम। मैं ये कहना चाहता हूं कि तलवार लेकर, खुली तलवारों के साथ क्या जुलूस निकालना, क्या कानून के दायरे में लीगल है या इलीगल है, इसको लेकर भी आज तय होना चाहिए। और जो लोग उकसाते हैं, आखिर हर हिंसा के पीछे कोई कारण है, जो आपने मुझसे पूछा, कारणों के लिए बैठे हैं हम। हिंसा के पीछे कारणों की जांच हो कि ये हिंसा अचानक नहीं हुई है, ऐसे हिंसा अचानक नहीं होती है, ध्यान रखना। हिंसा के पीछे कारण है, आज मैं मंदिर में, मैं हनुमान चालीसा का जाप रोज करता हूं, मैं मंदिर जा रहा हूं, मेरे मंदिर में बैठकर कोई इंसान आकर
अगर रोजा खोलकर कोई ऐसी चीज खाएगा जिससे मुझे इतराज है तो निश्चित तौर पर वो उकसा रहा है मुझे। और ऐसे ही दूसरे धार्मिक स्थल पर जाकर कोई आदमी दूसरा झंडा धर्म का लगाएगा तो वो भी उकसा रहा है। ये दोनों एक ही परिधि में आते हैं, इसको लेकर कोई अलग नैरेटिव सेट नहीं होना चाहिए। और ये हिंसा के पीछे जो लोग साजिश में शामिल हैं, मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस से दरखास्त है मेरी, ऐसे लोगों को किसी कीमत पर बख्शा ना जाए। ठीक है सर। इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। ठीक है। जो लोग घायल हैं उनके साथ मेरी हमदर्दी है, जो लोग घायल हैं मेरी हमदर्दी है, हमारी पार्टी की हमदर्दी है। लेकिन ये इस दिल्ली में दूसरी बार ऐसी हिंसा हुई है और मैं कहना चाहता हूं, ये जो देश में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया गया है, अजान होगी तो हनुमान चालीसा होगी। अरे भाई, हनुमान चालीसा तो मैं रोज पढ़ता हूं, अजान हो या ना हो, इससे क्या सवाल है? आप नमाज अदा करते हैं, क्या दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपस में दिक्कत है उन राजनीतिक लोगों को जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार की हिंसा का समर्थन करते हैं। कट्टरवाद सोच इस देश की दुश्मन है। मुकेश जी, जो भी कट्टर सोच के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो, मैं उनका विरोधी हूं। ठीक है, सबको एक एक मौका देते हैं जल्दी। आतिशी जी, आतिशी जी, आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की यहां पर सरकार है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ ये कह देने से कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। और आपको इस दंगे के पीछे कारण क्या नजर आता है? देखिए, इस दंगे के पीछे कारण स्पष्ट है। दंगे बीजेपी करवाती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। वरना ऐसे कैसे हो जाता है कि जहां पे बीजेपी शामिल होती है, जहां पे बीजेपी से जुड़े लोग शोभा यात्रा निकाल रहे होते हैं, वहां दंगे हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के भी कई कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कल शोभा यात्रा निकाली। सौरभ भारद्वाज जी ने ग्रेटर कैलाश में निकाली। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी एक बहुत भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम में कल शाम को हनुमान जयंती के अवसर पर शामिल हुए, पर बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल था, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई। लेकिन जहां पर बीजेपी शामिल होती है ऐसे कार्यक्रमों में, जहां पर बीजेपी के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, जहां पे बीजेपी के लोग ऐसे प्रकरण करते हैं, वहां पर दंगे हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि भाजपाई दंगे करवाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दंगे करवाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा, देखिए, वो है ही गुंडों की पार्टी, उनको गुंडागर्दी के अलावा कुछ आता नहीं है। मैम, थोड़ा दिल्ली दंगे पर भी बात कर लीजिए, आपकी सरकार की जिम्मेदारी पर भी बात कर लीजिए। आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग हो रहा है। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि हर अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग है। सही जगह आप इनको अलाउ करेंगे। प्रेम जी, रोका, आपके पास आता हूँ, प्लीज अगर आप इनको अलाउ कर रहे हैं तो फिर मुझे प्रेम जी, मैंने रोका, प्लीज बोल लेने दीजिए प्लीज। आतिशी जी, ठीक है, फिर मुझे बोलने। अरे ना, आपका नंबर आ रहा है प्रेम जी, तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा आपके चैनल पर। प्रेम जी, आपका नंबर आ रहा है, मैंने वही रोका। प्रेम जी, क्षमा चाहता हूं आपसे, मैंने वही रोका। आतिशी जी को प्लीज आ रहा हूं आपके पास। आतिशी जी, प्लीज दिल्ली दंगों की बात कीजिए, और अगर बीजेपी के बारे में चर्चा करनी है तो अलग जाके कीजिए आप उनसे। हम बिल्कुल उनके, उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, अरे रोक दिया भाई, रोक दिया, रुक जाइए अब आप भी। भाजपा के लोग दंगे करवाते हैं, मैं बार बार कहूंगी इस बात को। 2 दिन पहले आदेश गुप्ता जी ने अरविंद केजरीवाल जी के घर पर गुंडावर हमला करने के लिए लोगों को सम्मानित किया। वो गलत है। जिस तरह से उन्होंने माला पहनाए, तो क्या है, बिल्कुल साफ है, पार्टी की प्रतिनिधि है, लंपटों की पार्टी, भ्रष्टों की पार्टी, ठगों की पार्टी, भाजपा गुंडागर्दी का समर्थन करती है। भाजपा जिहादियों की पार्टी प्रकार की जो हिंसा है उसका समर्थन करती है। तो ये भी स्पष्ट है कि अगर उनकी, जब आम आदमी पार्टी, आप अपनी बात कीजिए, भाजपा की बात के लिए प्रेम शुक्ला जी यहाँ बैठे हुए, उनसे पूछ लेंगे हम। आतिशी जी, आपकी क्या जिम्मेदारी है? दिल्ली में आपकी सरकार है, आपको नहीं लगता कि दिल्ली में माहौल खराब हो रहा है, उसके लिए कुछ करें? आपको नहीं लगता अवैध हथियार दिल्ली में आ रहे हैं, उसके लिए कुछ करें? आतिशी जी, देखिए, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर भाजपा की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, यही तो प्रश्न था। बार इस मुद्दे पे फेल होते हैं, यही तो प्रश्न था, यही है कि आप अपनी जिम्मेदारी मानते ही नहीं है। आप मानते ही नहीं है कि आपकी सरकार है। आप तुरंत ये कहते थे कि वो तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं आती। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है तो वो दोनों चीजें करते हैं। एक तरफ वो गुंडागर्दी प्रमोट करते हैं, वो गुंडों को सम्मानित करते हैं। अरे तो आप कुछ नहीं करेंगी आतिशी जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर
केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो दिल्ली सरकार, अगर आपकी दिल्ली में अवैध हथियार आ रहे हैं, अगर आपकी दिल्ली में असामाजिक तत्व आ रहे हैं, बस रहे हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगी। ऑर्डर की जिम्मेदारी दे दे। मैं आज आपके टीवी चैनल पर कह रही हूँ, केंद्र सरकार की हिम्मत है तो दे दे हमारी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपको आपके टीवी शो पे ये बता रही हूँ, दिल्ली में एक दंगा फिर से नहीं होगा, ये आम आदमी पार्टी का वादा है। ये दंगे भाजपा करवाती है, वो गुंडे भेजते हैं और वो पुलिस को आने से रोकते हैं। ठीक है प्रेम जी, आपको क्या लगता है कि क्या वो कारण हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता है प्रेम जी कि कोई ऐसी साजिश है जिसको अब हमें हमारी एजेंसियों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को तह तक जाकर इन सबको रोकना होगा? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ राजनीतिक दल लुक्खों, लंपटों, जिहादियों, दंगाइयों को पालने का कुकर्म करते हैं, और जब भी हिंदुओं के पर्वों त्योहारों पर जानबूझकर हमला पूरे देश में होता है ताकि उसकी प्रतिक्रिया हो और उसकी प्रतिक्रिया में दंगे भड़कें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम किया जा सके कि यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित नहीं है। यह जानबूझकर, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के समय आप पार्टी के ताहिर हुसैन ने जिस तरह से दंगों को प्रायोजित किया, जिस तरह से दंगों में शामिल रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी की बीभत्स हत्या की गई, 56 लोगों की हत्या केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह ने, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, टेलीफोन पर लगातार मौजूद थे, जिस तरह की हरकतें की गई हैं, लुक्खों, लंपटों, भ्रष्टाचारियों, जिहादियों की जो पार्टी आप पार्टी है, उसकी हरकतों के कारण, और जिस तरह से लुक्खों, लंपटों की प्रतिनिधि जो है, भ्रष्टाचारियों और राशन कार्ड के नाम पर बलात्कार करने वाले व्यभिचारियों की जो पार्टी है, लंपटों की पार्टी, जिहादियों की पार्टी, देशद्रोहियों की पार्टी, नमक हरामों की पार्टी, गद्दारों की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने यह जानबूझकर हिंदुओं के उत्सवों पर पथराव कराने का, तलवारें चलाने का, हिंदुओं की हत्याएं करवाने का, और प्रतिक्रिया में जब दंगे हो जाएं तो पूरे देश को बदनाम करने का, जो लोग खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं वो पाकिस्तानियों के साथ खड़े ही होंगे। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में दंगे करवाना चाहती है, और उसके लिए उसने मुस्लिम जिहादियों को छोड़ रखा है ताकि हिंदुओं का कोई उत्सव न मनाया जा सके। हिंदुओं के उत्सव पर आप पत्थर बरसाएंगे, उसकी प्रतिक्रिया होगी, दंगे होंगे, और पूरे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। सारा दोष पुलिस पर दे देना। इस तरह की गतिविधियों में आम आदमी पार्टी के जिहादी और तमाम सेकुलर दलों के, मैं आपको 857 दंगे की घटनाएं 2014 के पूर्व कांग्रेस के और विविध राजनीतिक दलों के सत्ता काल में हुई 12 दंगे जो हैं 2004 से 2012 के बीच में बड़े दंगे हुए हैं, जिसमें जो है 600 से अधिक लोगों की जानें गई हैं। उसके बावजूद कभी विपक्ष ने इस बारे में, जो आज विपक्ष में बैठे हैं, उस सत्ताधारियों ने कभी चिंता नहीं जाहिर की। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहना शुरू करते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, तत्काल जो है दंगे की योजना पहले करौली में बनाई जाती है, पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है, मध्य प्रदेश में उसको अब किया जाता है, गोवा में वास्को में किया जाता है, और सब जगह आप देखेंगे सेकुलर दलों के नेता उसमें संलिप्त पाए जाते हैं, और उनका इरादा साफ तौर पर है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम किया जाए कि चूंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करती है, जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, जो अफजल गुरु के तलवे नहीं चाटती है, अजमल कसाब को सेवैयां नहीं जी, एक सेकंड आपको रोकना पड़ रहा है। ओपी सिंह जी, हम आपके पास आए सर, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में ही हिमांशु मौजूद हैं और वहीं पर पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, बताइए क्या स्थिति इस समय दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की है जहां दंगा हुआ था? देखिए, जहां पर दंगा हुआ था वहां पर पुलिस की बेहद मौजूदगी है, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। पूरे जहांगीरपुर इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई है और रात के वक्त भी किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस
न सिर्फ चप्पे चप्पे पे तैनात है, बल्कि तमाम जो अमन कमेटी के लोग हैं, सिर्फ जहांगीरपुरी ही नहीं बल्कि अगल बगल के 2 और थाने जो सेंसिटिव हैं उन सभी से लगातार बातचीत चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सही जहांगीरपुरी थाने के बाहर, जहां पर आरोपियों को कुछ देर पहले यहां से निकाल के ले जाया गया था, और यहां के बाहर की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ के बाहर आप देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हिंदू संगठन के भी लोग पहुंचे हुए हैं, और इसके अलावा कई सारे जो अरेस्ट हुए हैं उनके परिवार के लोग भी यहाँ थाने के बाहर मौजूद हैं, और यहाँ पर जय श्री राम के नारे और इसके अलावा अल्लाह अकबर के भी नारे यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ थाने के बाहर लगाए गए थे। आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हालात पे नजर बनाए हुए हैं, और कोशिश यही है कि जो कल के बाद, चूंकि अच्छी बात यही रही है कि हिंसा दोबारा नहीं कहीं रिपोर्ट की गई है, और पुलिस की कोशिश यही है कि ये स्थिति बनी रहे और स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ बढ़े, और इस कोशिश में पुलिस लगातार लगी हुई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार इलाके का दौरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ये भी कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में जो 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं इनसे भी पूछताछ जारी है, और इनसे जो जानकारी मिल रही है, इसके अलावा जो तमाम वीडियोज वायरल हुए हैं उन वीडियोज के आधार पर, सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तारी भी की जा रही है, और नजर उन पे भी रखी जा रही है जो सोशल मीडिया पर किसी तरीके की कोई भ्रामक जानकारी अगर कोई देता है तो उस पे भी नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ देर पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंसराज हंस पहुंचे थे, और अभी जो बीजेपी के आदेश गुप्ता है वो भी पहुंचे हुए हैं, थाने के अंदर गए हुए हैं, अधिकारियों से बातचीत जारी है, और दूसरी तरफ जो गिरफ्तार है उनके परिवार के लोग बाहर मौजूद हैं। हालांकि उन सभी जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन सबको यहां से ले जाया गया है, और गिरफ्तार 14 में से 2 की गिरफ्तारी, अंसार और असलम की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस काफी इसको महत्वपूर्ण बता रही है। पुलिस ये कह रही है कि ये समझने की कोशिश की जा रही है कि जो ये हिंसा हुई, क्या ये अचानक जो झड़प हुई उसका नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। हालांकि पुलिस को अभी तक साजिश से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस हर एक चीज, हर एक एंगल से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, और साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि जो ये कहा जा रहा है कि जो शोभा यात्रा थी उसमें भी हथियार था, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी सबूत मिलते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकल के सामने आती हैं, हर एक आरोपी को कानून के दायरे में लाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सही, ठीक है मंशु, पूरी जानकारी आपने दी। आगे और हम आपसे जानकारी लेंगे। ओपी सिंह जी, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, इस वक्त हमारे साथ हैं। सिंह साहब, सर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो हैं वो हिंसा को उकसाते हैं, वाम दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी की तरफ इशारा कर रही है। बड़ा दुखदाई है सर कि अगर राजनीतिक दल ही दंगों को भड़काते हैं, लोगों को उकसाते हैं दंगा करने के लिए, तो इससे ज्यादा सिंह सर कोई भी अफसोस वाली बात नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है सर, दिल्ली में कल जो दंगा हुआ उसका कारण क्या था? देखिए, पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, और पहले मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, रामनवमी के ऊपर, अब हनुमान जयंती के ऊपर, और अब दिल्ली। आप समझ सकते हैं कि शनिवार की रात को जो घटना हुई, कल जो घटना हुई है, वो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या वो अचानक ये घटना हुई या सोची समझी एक तैयारी के साथ की गई ये घटना है। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए मैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं। बहुत कम समय में, बहुत ही अल्प समय में दिल्ली पुलिस ने बहुत ही पूरी रात भर पेट्रोलिंग करके, चेक पोस्ट लगाकर, पूरी इंटेंसिव फुट पेट्रोलिंग सब कुछ करके उसने स्थिति को काबू किया। अब रही बात प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, और मैं समझता हूं कि इसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ही एक प्रोफेशनल के रूप में मैं कह सकता हूं कि पता चलेगा कि साजिश थी या नहीं थी। लेकिन एक बात जरूर है कि क्या कारण है कि पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की घटनाएं खासकर धार्मिक जुलूसों के ऊपर किया जा रहा है। कहीं न कहीं कोई तैयारी की बात जरूर है। मैंने पहले भी जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ था तो मैंने टीवी चैनल पे कहा था कि कहीं न कहीं इसकी जानकारी कुछ ऐसी लग रही है कि साजिश की भावना से की जा रही है। लेकिन अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि एफआईआर के अनुसार जो 2 व्यक्ति 14 में दो व्यक्ति पकड़े गए हैं, उन लोगों ने
एक पर्टिकुलर स्थान पर, एक धार्मिक स्थान पर जब जुलूस आया तो उस समय उन्होंने वाद विवाद करना शुरू किया, और वो 15 से 20 मिनट का जो समय था वो बहुत ही क्रूशियल था, और उसी 15 से 20 मिनट के अंतर में ही ये सारी घटना हुई। और पत्थरों का फेंका जाना, तलवारें दिखाना, अब तो आर्म्स के भी वीडियो फुटेज आ रहे हैं। तो ये सब अचानक नहीं हो सकता है, इसमें जरूर कहीं ना कहीं तैयारी छिपी हुई है, और उस तैयारी के माध्यम से ही एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के बीच ये झड़प हुई, और जिसमें कि सांप्रदायिक तनाव हुआ या रॉयट हुआ। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस जो है बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, और वो कई तरीके से इस बात को पता लगाने की कोशिश करेगी। कई ऐसे हैं कि क्या कारण है कि धार्मिक स्थान पे इस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, क्या कारण है कि प्रोवोकेटिव स्पीचेस या प्रोवोकेशंस दिए जा रहे हैं, और प्रोवोकेशंस के क्या कारण, ये सारी चीजें जो है वो वीडियो फुटेज पे, कॉल डिटेल्स पे, सीसीटीवी विजुअल्स पे, ओरल स्टेटमेंट्स जो विटनेसेस के हैं उन सबों पे, सब चीजों पे पता चल जाएगा कि क्या है, कि वो क्रूशियल 15-20 मिनट में क्या हुआ था, एग्जैक्टली व्हाट वाज द नैरेटिव, और उस नैरेटिव को किसने सेट किया। मुझे तो इसमें एक पैटर्न दिखाई देता है, एक ट्रेंड दिखाई देता है जो कई राज्यों में होता हुआ दिल्ली तक पहुंचा है, और इसलिए हम सबों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं सभी पैनलिस्ट से सहमत हूं उस बात से कि हमें अपील करनी चाहिए कि सारे संप्रदाय जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहारों को मनाएं। ये देश हमारा स्वतंत्र है, और किसी को भी अधिकार है कि अपने जुलूस को और अपने धार्मिक भावनाओं को का वो करे। मुझे याद है कि इसमें सोशल मीडिया का रोल क्या होता है। मथुरा में, कोसी में 2012 में जब दंगा हुआ था, तो उस दंगे में सोशल मीडिया से इस तरह लोगों को मोबिलाइज किया गया। मैं समझता हूँ यहाँ पे भी यही स्थिति हुई कि उस 15-20 मिनट में क्या कारण है कि 15 हजारों की संख्या में लोग आ गए और उन्होंने पथराव करना शुरू किया, तलवारें हुई, आर्म्स दिखाए गए। तो इन सब चीजों की जानकारी, इन सब चीजों का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तभी पता चल सकेगा कि किसकी गलती है और क्या इसके कारण। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और दिल्ली पुलिस ने काम भी काफी अच्छा किया, स्थिति को नियंत्रण में किया है और कई लोगों को गिरफ्तार किया। फुटेजेस अपने पास 100 से ज्यादा फुटेज सर दिल्ली पुलिस के पास इस वक्त हैं, जिसमें बेहद खतरनाक विजुअल्स हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक बार फिर से उसी क्रम में आ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, इसलिए हम मुकेश शर्मा जी के पास आते हैं। मुकेश शर्मा जी, हम निवेदन आपसे करेंगे। देखिए, सिंह साहब ने भी आपकी तारीफ की कि आपने निवेदन किया, आपने अपील की कि दिल्ली लोग कम से कम दंगा ना भड़काएं, अपने आप पर संयम रखें, काबू रखें। आपको लगता है मुकेश जी कि कहीं ना कहीं हमारी छवि खराब होती है? कोई ना कोई साजिश तो है ही। सिर्फ वो 10 मिनट में 2000 की भीड़ कहां से इकट्ठा हो जाती है मुकेश जी? कहां से हथियार आ जाते हैं? लगता है कि साजिश है और हमें गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आशा करता हूं कोई बीच में नहीं बोलेगा। लेकिन आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप लांछन मत लगाइए। आज हम बात करें सर, आज स्थिति को नियंत्रण में है स्थिति दिल्ली में, और आपके वक्तव्य से देश में भी लोगों को थोड़ा अब आप बोल लो यार, मैं बोलता ही नहीं, आप ही बोल लो। बोलिए। तो भाई मुझे बोलने दो ना, मैं जिम्मेदार नागरिक हूं दिल्ली का, मुझे ट्यूशन की जरूरत, मुझे ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, मुझे क्या बोलना है। तो बीजेपी का नाम मत लीजिएगा फिर। ओपी सिंह साहब की बात से मैं ओपी सिंह साहब की बात से 100% सहमत हूं, और मैं नाम नहीं ले रहा, चलिए मैं नाम नहीं लेता। मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं, नाम नहीं ले रहा हूं मैं। जो लोग हिंसा करने वालों के गले में अपने दफ्तर में बुलाकर राजनीतिक दल माला डालकर उनका स्वागत करते हैं, ऐसे दलों को शर्म आनी चाहिए। हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए, कोई भी हो। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि भगवा गमछा पहनकर, तलवारें हाथ में लेकर, आप लहराते हुए जुलूस निकालकर आखिर क्या संदेश समाज में देना चाहते हैं? आखिर किसको डराने के लिए आप तलवारें लहरा रहे थे? और कहीं किसी एक समुदाय को डराने के लिए तलवारें लहरा रहे थे, उनको उकसाने के लिए तलवारें लहरा रहे थे? ओपी सिंह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, यह इंटेलिजेंस का भी फेलियर है कि 15 मिनट में इतना बड़ा हंगामा, दिल्ली जैसे राजधानी जो भारत की राजधानी है, उस दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो जाए अचानक ही। तो दिल्ली पुलिस ने रात भर पूरा कंट्रोल कर लिया, वरना दिल्ली आज जल रही होती। मैं दिल्ली पुलिस की बाकायदा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली पुलिस ने बहुत मेहनत की है रात भर। लेकिन मैं बड़े साफ तौर पर आज तक पर बैठकर ये कहना चाहता हूं, आज तक चैनल ही तलवार वाला वीडियो दिखा रहा है,
वो तलवार लहराने वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। और दूसरी बात है, जो आदेश गुप्ता जी और हंसराज हंस एमपी थाने में पहुंचे हैं, आखिर अरे साहब अभी तो पुलिस को अपना काम करने दो, अभी नेताओं के जाने की जरूरत क्या है वहां? पुलिस समन कमेटी की मीटिंग बुला रही है। आखिर मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवा गमछे वाला तलवार वाला हो, बंदूक वाला हो, पत्थर वाला हो, इधर वाला हो, उधर वाला हो, जो हिंसा में शामिल है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और दिल्ली में तलवार लेकर जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगे, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। कोई अधिकार नहीं है मुकेश शर्मा को गले में भगवा गमछा पहनकर तलवार हाथ में लेकर मैं जुलूस निकालूंगा दूसरे धार्मिक स्थल के सामने से, यह अधिकार कानून ने मुझे नहीं दिया है। और अगर ऐसा मैं करता हूं तो मैं अपराधी हूं, मैं आतंकवादी हूं, मुझे गिरफ्तार किया जाए। कौन मना करता है गिरफ्तारी करने से? अगर इस जुलूस की, तलवार वाले जुलूस की इजाजत किसने दी है? तलवार का जुलूस निकालने वाले लोग किस पॉलिटिकल पार्टी के थे, ये जांच का विषय है। और ये तलवार वाला जो जुलूस है, ये एक जगह नहीं निकल रहा है। अरे साहब क्या हो रहा है? आप कहते हैं अलीगढ़ में हम 21 चौराहों पर माइक लगा देंगे। आपको हनुमान चालीसा से मना किसने किया है? अरे हनुमान चालीसा तो अधिकाल से चली आ रही है साहब, प्रभु राम का नाम दुनिया ले रही है, लेकिन आज माइक लगाकर आप सिर्फ उन दिनों में जब रमजान चल रहे हैं, आप तो खुद माहौल को खराब करना चाहते हैं। सत्ताधारी पार्टी से मेरी अपील है, इस देश के टुकड़े मत हो, इस देश को मत जलाओ। ये दिल्ली और देश अगर हिंदू का है तो मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सबने मिलकर इस भारत को बनाया है। और ये हिंदुस्तान और ये भारत एक रहेगा तभी हम बचेंगे, ये ध्यान रखना, वरना एक दिन ऐसा आएगा इस सत्ता के लालच में दंगे करवाते 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 ये देश टूट जाएगा। ये बता रहा हूं मैं आपको, बहुत खतरनाक हालात हैं। देश में गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है और गुजरात में चुनाव है। ठीक है मुकेश जी, ठीक है, मुझे कुछ नाम लेना नहीं। ठीक है, आपकी बात हो गई है, काफी समय आपको मिला है। प्रेम जी, आपने भी राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया, आपके विरोधी भी दोनों राजनीतिक दलों पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये एक गंभीर स्थिति नहीं है प्रेम जी कि राजनीतिक दलों के कारण दंगे हो रहे हैं? और अगर ऐसा है तो आप एक जिम्मेदार राजनेता, एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते क्या आज कुछ कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका कोई उपाय आपके पास है सर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए सईद भाई, और किसी दंगाई जिहादी बलात्कारी को बचाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन संकट ये है कि कुछ राजनीतिक दलों की परंपरा रही है कि 10,000 सिखों की हत्या करने वाले हत्यारों को केंद्र में मंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, संवैधानिक पदों से नवाजा गया, बेशर्मी की सारी हदें पार की गई। जिन लोगों ने कश्मीर में एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की, हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया, उनको प्रधानमंत्री के टेबल पर बैठाकर उनके सत्कार करने का कुकर्म किया गया। इसी कारण दंगाइयों और जिहादियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो कहते हैं कि सार्वजनिक सड़क से अगर मस्जिद के सामने से कोई जुलूस ले जाएगा तो उस पर पत्थर और बम बरसाने वाले जो हैं वो तो बेचारे विक्टिम हैं, लेकिन जो जुलूस में जा रहा था वो दोषी है। और तलवारें कौन लहरा रहा था, इसके कौन से सबूत मुकेश शर्मा के पास है? एक वीडियो जरा मुकेश शर्मा मुझे दे दे कि जिसमें कल के जुलूस में तलवारें या किसी के लिए आपत्तिजनक नारे थे, और अगर कोई तलवार लहरा रहा था तो पुलिस को शिकायत की गई क्या? वहां नियंत्रण पुलिस कंट्रोल को बताया गया क्या? क्यों नहीं बताया गया? अभी आपकी मुकेश शर्मा की बात मुझे खराब लग जाए तो मैं इनको जो है तलवार से इनको काटने के लिए निकल पड़ूंगा। ये संवैधानिक और कानूनी और लोकतांत्रिक व्यवस्था देखिए चीख रहे हैं। सही रोकना पड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ गई है और ये खबर आई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। नीतीश कुमार ने बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है और दिल्ली हिंसा के बाद बिहार में यह अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सभी जगह यह कहा है कि स्थिति सामान्य है और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन अलर्ट भी जारी किया गया है कि कोई भी इस तरह की हिंसा बिहार में ना हो, बिहार में स्थिति खराब ना हो, तनाव पैदा ना हो। और इसे देखते हुए दिल्ली हिंसा के बाद बिहार में अलर्ट जारी करके वहां पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ बिहार में सभी जगह स्थिति सामान्य है, ये भी कहा। और हम आगे बढ़ने से पहले दिखाएं कि इस वक्त स्थिति किस तरह से नियंत्रण में है, बता रही हैं तनुश्री। जहांगीरपुरी में हमने देखा कि कल किस तरह से यहाँ पर हिंसा भड़क गई थी।
अब यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है यहाँ पर इस वक्त दिल्ली के गलियों में जो है, जहांगीरपुरी के गलियों में जो है लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। शाम का वक्त हो चुका है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भारी संख्या में तैनात की गई है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा हादसा जो है कल होते होते टला था। हम आपको बता दें कि कल ये जब हादसा हुआ था तब आगजनी हुई थी, आगजनी की घटनाएं हुई थी, कई सारे लोग इसमें घायल हुए थे। आपको बता दें कि इसमें दिल्ली पुलिस के 8 जवान घायल हुए थे, साथ ही साथ एक सिविलियन जो था वो भी इसमें इंजर्ड हो गया था। लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण बात ये रही कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने करीब आधे घंटे में सिचुएशन पर काबू पा लिया और हालातों को, स्थितियों को नॉर्मल किया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैरामिलिट्री के फोर्सेस और जवान जो है लगातार यहाँ पर तैनाती कर रहे हैं, क्योंकि शाम का वक्त और करीब ये वही वक्त था जब हनुमान जन्मोत्सव के वक्त यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के वक्त वहाँ पर लोग मौजूद थे, एक समुदाय की ओर से, भीड़ की ओर से पथराव हुआ और पथराव के बाद स्थितियां नाजुक हुई, जिसके बाद से ये पूरी जो ये जो हिंसा है ये होने लगी। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पर हर गली में, हर चौराहे पर, हर जगह पर दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो तैनात किए जा रहे हैं और शाम को एक बार फिर से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है। हालांकि दिन भर से आपको बता दें कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर जवान मौजूद थे, लेकिन अब स्थितियों को और भी ज्यादा नियंत्रण में लाने के लिए, यहाँ पर अमन चैन को बहाल करने के लिए एक बार फिर से लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर गश्त कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से 100 सीसीटीवी कैमरेज देखे गए हैं, जिनकी ओर से ये देखा जा रहा है कि उसमें कौन ऐसे अराजक तत्व थे जो इस आगजनी में मौजूद थे, जिन्होंने हिंसा को भड़काया। तेजश्री पुरंदरे, हमारी संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी। वहां पर स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और इसका श्रेय दिल्ली पुलिस को जाता है। लेकिन ओपी सिंह साहब, सर हम आपसे एक सवाल पूछे उससे पहले आतिशी जी, क्योंकि 2 राजनेताओं से हमने बात की और वही प्रश्न आतिशी जी आपसे भी, और आपसे भी निवेदन यह है कि प्लीज बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य दल का नाम मत लीजिएगा। दिल्ली दंगों पर बात कीजिए, अपनी बात कीजिए, दूसरों की बात प्लीज आतिशी जी निवेदन मत कीजिएगा। आपको लगता है कि अगर राजनीतिक दल इस तरह से करते हैं तो दिल्ली में आपकी सरकार होने के नाते जब हम लोग आम इंसान चिंतित होते हैं और ये सोचते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां हमारे देश में कहीं भी नहीं बननी चाहिए, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान कहीं भी नहीं बननी चाहिए, तो आतिशी जी आपको लगता है कि कुछ ऐसे कदम हमें उठाने चाहिए जिससे कम से कम माहौल ठीक हो? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि लोग हिंसा क्यों करते हैं। लोग हिंसा इसलिए करते हैं जब हिंसा के लिए उन्हें उकसाया जाता है या हिंसा करने पे उन्हें तारीफ मिलती है। देखिए, इसीलिए हम किसी भी राजनीतिक दल का नाम लेने से भाग नहीं सकते हैं। अभी 2 दिन पहले दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आदेश गुप्ता जी ने, उन्होंने 8 ऐसे लोगों को जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर हिंसा करी थी, उन्होंने पार्टी कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया। जब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ऐसे लोगों को जिन्होंने हिंसा करी थी सम्मानित करते हैं, तो वो पूरे भाजपा में, देश भर में एक संदेश देता है। आतिशी जी, एक छोटा सा प्रश्न है आतिशी जी, देखिए, तो इसलिए आतिशी जी सुन तो लीजिए। नहीं, देखिए फर्क होता है ना, जहां तक हम समझते हैं ये 2 समुदायों के बीच एक जुलूस पर पत्थर और उसके बाद हिंसा और वहां पर तलवारें लहराई जाना, वहां पर गोली चलना, उसमें और किसी राजनेता, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर प्रदर्शन करना, उन दोनों में फर्क होता है। दोनों को आप एक हिंसा कैसे कह सकती हैं? देखिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन है इस समय जो पूरे देश में गुंडागर्दी को, ताहिर हुसैन और अमानुल्लाह खान की पार्टी है। आप मुझे बताइए, आदेश गुप्ता जी ने क्या 8 हिंसकों को, 8 गुंडों को, ताहिर हुसैन की पार्टी से आप क्या अपेक्षा करेंगे? आतिशी जी, दिल्ली में अगर अवैध हथियार होते हैं, दिल्ली में अगर एक ऐसा, आतिशी जी, आदेश गुप्ता जी ने उनको सम्मानित नहीं किया। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। एक राजनीतिक प्रदर्शन और उसके बाद वो राजनीतिक जब प्रदर्शन होते हैं तो उसमें पुलिस जो होती है, मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो देश भर में फिर से शुरू हो गई करती है। कुकर्मी केजरीवाल से अब लोग सीखेंगे दिल्ली कुकर्म करना। ऑफिस में घुसकर आदेश गुप्ता जी तोड़ फोड़ करते हैं। कुकर्मी केजरीवाल ने जिस तरह के जिहादियों को पाला है, जिस तरह से अलगाववादियों से चंदे खाता है, वह जिस तरह से बलात्कारी उसके राशन कार्ड बनवाते हैं बलात्कार करके, जिस तरह से अमानुल्लाह खान जैसे लोग राष्ट्रद्रोही नारे लगाकर
केजरीवाल की आंखों के तारे बने रहते हैं, वह सिद्ध करता है कि आम आदमी पार्टी के नाम पर जिहाद आदमी पार्टी है। आपके पास कोई, अच्छा ठीक है आपकी बात हो गई। मुकेश शर्मा जी, हम तीनों से आपसे आखिर में एक सवाल पूछ रहे हैं। मुकेश जी, कोई समाधान है कि एक ऐसा माहौल बने, ऐसी हमारे देश में, सिर्फ दिल्ली की बात हम नहीं कर रहे हैं मुकेश जी, ऐसी परिस्थितियां हो जहां पर जुलूस भी निकले, हंगामा भी ना हो, दंगा भी ना हो, अजान भी हो, हनुमान चालीसा भी हो, सब कुछ हो? आपको लगता है कि ऐसा हमारे देश में हो सकता है? बिल्कुल ऐसा देश में हो नहीं सकता। ऐसा देश में हो रहा था। ये शासन की पॉलिटिकल विल है कि शासन क्या चाहता है। और मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, इस राजनीति नहीं होनी चाहिए इस सवाल पर। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी राज्यों में, जहां तक दिल्ली राज्य का सवाल है, यहां तो दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव है, सभी राज्यों में बाकायदा धार्मिक जुलूसों की इजाजत देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि क्या ये जुलूस किसी दूसरे धर्म को आहत तो नहीं कर रहा है, या ये जुलूस जिन हथियारों से लैस होकर जुलूस निकाला जाएगा उससे किसी दूसरे आदमी को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, या ये हमला करने की नीयत से तो नहीं है। ये तमाम कानून का विषय है, और जब कानून का राज स्थापित होगा तो अजान भी होगी, हनुमान चालीसा भी होगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे के आरोप में पुलिस ने 14 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है, और जहांगीरपुरी थाने के बाहर दोनों पक्षों के लोग पहुंच गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अजान बनाम हनुमान की लड़ाई बढ़ती जा रही है, जहां हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हर पार्टी ने अपने अंदाज में हनुमान आराधना की, जिस पर जमकर राजनीति भी हुई। लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध की ऐसी गूंज उठी कि शोर शहर शहर तक पहुंच गया। हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा पाठ हुआ। सड़कों पर लाउड स्पीकर बजाकर बजरंग बली का गुणगान हुआ। वाराणसी की सड़कों पर भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई, जहां जय श्री राम के नारे गूंजे, हनुमान के जयकारे गूंजे। हनुमान जयंती के मौके पर वाराणसी में जगह जगह इस तरीके की तस्वीर दिख रही है, जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ, इसके साथ ही साथ हनुमान के भजन और अखंड रामायण, सुंदरकांड जैसी तमाम धार्मिक जो भी मान्यताएं हैं वो लाउड स्पीकर पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। अलग अलग संगठनों ने आज आह्वान किया है, जो इस तरीके से लाउड स्पीकर पर हनुमान जी के अलग अलग पाठ, उनके भजनों को बजा के कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहे हैं कि कितना जरूरी ये आज का दिन है। शोभा यात्रा में शामिल हर शख्स हनुमान चालीसा पाठ के पीछे अपनी दलील दे रहा है। इस पाठ को लाउड स्पीकर पर अजान वाले विवाद से जोड़ा जा रहा है। क्या हम सभी दिन भर में अपने मंदिरों में 5 से 6 बार बजवा देते हैं, और हमारा यही है कि हमारा राम राज्य आ चुका है। जब से ये सरकार आई है तब से राम राज्य आ चुका है। अजान लाउड स्पीकर पर बजती है तो आपको तकलीफ होती है? अब देखिए, जिस समय हमारे पूजा के समय, उस समय वो तो नहीं है, लेकिन उनसे हमें तकलीफ इसलिए है तो इतना जोर से बजा देते, तो उनसे भी ज्यादा जोर हम न लगा। तो लाउड स्पीकर पर लेकर के जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ नहीं होगी? आप सड़कों पर पहले तकलीफ सपा सरकार में होती, लेकिन ये सरकार में रामराज में हनुमान चालीसा खुल के बजता है, बजाएंगे। साफ है, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध के अभियान का असर यूपी में नजर आया। हनुमान जयंती के मौके पर इस विवाद का असर सड़कों पर आया। यूपी के अलीगढ़ में नमाज के विरोध वाला असर सियासी रंग ले रहा है। हिंदूवादी संगठन लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़े हैं। हनुमान जयंती के मौके पर तमाम मंदिरों पर लाउड स्पीकर बजाया गया, जिस पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ।
अजान का विवाद अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक आ पहुंचा है। समता मंच नाम के एक राइट विंग ग्रुप ने यह दावा किया है कि या तो अलीगढ़ में मस्जिदों से अजान के लाउडस्पीकर्स को हटा दिया जाए या उन्हें अनुमति दी जाए कि वो 21 जगहों पे, जिसमें पब्लिक प्लेसेस और गिलराज मंदिर जैसे स्थान शामिल हैं, जहां वो लाउडस्पीकर लगाएं और दिन में 5 बार अजान के बदले हनुमान चालीसा से जवाब दें। हालांकि इस हंगामे के बीच यूपी सरकार धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रही है। आस्था के मुताबिक धर्म के पालन की बात कह रही है। ये सभी धर्मों को अपना अपना अधिकार है और हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सभी को इस प्रकार की छूट है, लेकिन सबको अपने धर्म स्थल के अंदर ही ऐसा करने की इजाजत है। नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं तो करता ही हूँ। मैं तो राम भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। मेरे लिए ये विषय नहीं है, लेकिन हर राम भक्त हनुमान जी का भक्त वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, लेकिन वह विषय अलग है, ये विषय अलग है। लेकिन कुछ बयान अजान बनाम जय हनुमान वाली इस लड़ाई को भड़का रहे हैं। विवाद के बहाने सियासी तापमान को बढ़ा रहे हैं। ध्यान अपना अपना होना चाहिए, लेकिन किसी की नींद हराम करके होना चाहिए। और रामायण तो हमारे यहाँ रामायण राम का आदर्श है, सबको सुनना चाहिए। मैं उस समाज को भी कहना चाहती हूँ, अच्छी संतान चाहते हैं तो रामचरितमानस जरूर पढ़िए। ऐसे बयानों को लेकर ही मुस्लिम संगठन का ऐतराज है, जिस पर लगातार बढ़ रही तकरार है। अजान पढ़ने से परेशानी और मुसीबत दूर भागती है। अगर हम बगैर लाउड स्पीकर के अजान पढ़ते हैं तो मान लीजिए 100 मीटर तक आवाज जाती है, और अगर हम लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ते हैं तो हमारी आवाज कम से कम 500 मीटर तक जाती है। तो 100 मीटर तक जाएगी तो 100 मीटर तक की वबा और बला उसकी जो है वो दूर होगी। और